प्यारे बच्चों, आज मैं कक्षा 9 के बच्चों को, हिंदी माध्यम के बच्चों को उनका प्रथम अध्याय का दूसरा लेक्चर बताऊंगा। प्रथम अध्याय जीवन की मूलभूत इकाई। प्रथम अध्याय का क्या नाम है बच्चों? बताइए, क्या नाम है? जीवन की मूलभूत इकाई। जीवन की क्या नाम है? जीवन की मूलभूत इकाई। जीवन की मूलभूत इकाई इनके प्रथम अध्याय का नाम है। तो बच्चों, यहाँ हम क्या देखेंगे जीवन की मूलभूत इकाई में? कल हम लोगों ने कोशिका का प्रकार जाना था कि कोशिका कितने प्रकार की होती है, ये सारी चीजों का हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज हम लोग जानेंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक मतलब पूर्व केंद्र की और सुकेंद्र की कोशिकाओं में क्या अंतर है। आज हम लोग डिफरेंट समझेंगे, उन दोनों के बीच अंतर को जानेंगे। तो देखिए बच्चों, अंतर को जानने के लिए क्या है, हम कुछ पैरामीटर बनाते हैं जिसके आधार पर हम क्या करेंगे, अंतर करेंगे। जैसे पैरामीटर का मतलब होता है, जैसे हम यहाँ पर कुछ जो है पैरामीटर बनाते हैं जिससे कि हम ये बताएंगे कि इसमें क्या अंतर है। और बच्चों, अब एक तरफ हम क्या करेंगे, क्या लिख लेंगे, प्रोकैरियोट, और दूसरे तरफ लिख देंगे यूकैरियोट। जैसे पैरामीटर हो गया और यहां हो गया पूर्व केंद्र की, पूर्व केंद्र की मतलब प्रोकैरियोटिक, और यहां हो गया बच्चों सुकेंद्र की। क्या हो गया डियर स्टूडेंट? सुकेंद्र की। सुकेंद्र की। तो जो पैरामीटर में नंबर 1 पैरामीटर है, यह बच्चों हम लेते हैं केंद्रक। क्या लेते हैं? केंद्रक। तो जो केंद्रक होता है वो क्या होता है, पूर्व केंद्र की कोशिकाओं में क्या होता है, अनुपस्थित होता है, मतलब अब्सेंट। माइनस का चिन्ह ये बता रहा है कि अनुपस्थित है, और यहाँ प्लस का चिन्ह ये बता रहा है कि उपस्थित है। तो जो केंद्रक होता है यह अनुपस्थित होता है, पूर्ण विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है, और सुकेंद्रकी में बच्चों पाया जाता है। और इसके अलावा हम दूसरा लेंगे झिल्ली से घिरे कोशिकांग, मतलब मेम्ब्रेन, जिसके ऐसा कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, हरित लवक, जिनके चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती हो, या मतलब झिल्ली से घिरे कोशिकांग, झिल्ली से घिरे कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, ये सारी चीजें ये क्या होंगी, प्रोकैरियोट में अनुपस्थित, मतलब पूर्व केंद्रकी में नहीं पाई जाएंगी और सुकेंद्रकी में पाई जाती है। तो ये अंतर है। और थर्ड बच्चों, हम लोग क्या देखेंगे कि जानते हैं बच्चों, जो डीएनए होता है वो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है, बहुत लंबे लंबे होते हैं डीएनए। एक छोटी कोशिका जो आपको नग्न आंखों से दिखाई तक नहीं देती, उस कोशिका के केंद्रक के अंदर, सोच लीजिए आप बच्चों कि एक कोशिका है और उस कोशिका के अंदर केंद्रक है, और कोशिका खुद इतनी छोटी होती है कि जो आपको दिखाई नहीं देती, और वो केंद्रक जो उसके अंदर वो और छोटा होगा, तब तो उसके अंदर है, और उस केंद्रक के अंदर धागे की तरह जो ये डीएनए पाया जाता है वो लगभग 2 मीटर लंबा होता है। आप सोच सकते हैं कि डीएनए कितना पतला होता होगा। और यह डीएनए जो होता है उस छोटे से जगह केंद्रक में रहने के लिए क्या करता है, उसमें कुछ फोल्डिंग होते हैं, उसकी पैकेजिंग होती है,
और वह पैकेजिंग जो होती है वो कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन के माध्यम से होती है, और उस प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? हिस्टोन प्रोटीन। क्या कहते हैं? हिस्टोन प्रोटीन। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं हिस्टोन प्रोटीन। जो हिस्टोन प्रोटीन है वो पूर्व केंद्रकी में अनुपस्थित होती है और यहाँ उपस्थित होता है। और अगला क्राइटेरिया क्या है बच्चों? कि फोर्थ, राइबोसोम। राइबोसोम जो होते हैं बच्चों, ये हमने आपसे पहले बताया कि जो भित्ति से, जो झिल्ली से घिरे कोशिकांग होते हैं वह पूर्व केंद्रकी में नहीं पाए जाते और सुकेंद्रकी में पाए जाते हैं। राइबोसोम एक ऐसा कोशिकांग है, ये खुद भी झिल्ली से घिरा है, लेकिन ये एकमात्र ऐसा कोशिकांग है जो दोनों में पाया जाता है। मतलब पूर्व केंद्रकी में भी और सुकेंद्रकी में भी, दोनों में पाया जाता है। लेकिन पूर्व केंद्रकी में ये 70S प्रकार का होता है और यहाँ पर ये 80S प्रकार का होता है। ठीक है। और ये जनरली एक कोशिकीय होते हैं और वो बहुकोशिकीय होते हैं, या एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों होते हैं। जैसे अमीबा भी एक सुकेंद्रकी है लेकिन एक कोशिकीय है, तो वो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों हो सकते हैं सुकेंद्रकी, जबकि पूर्व केंद्रकी एक कोशिकीय होते हैं। इसका उदाहरण, अगर उदाहरण आप लिखना चाहें, मान लीजिए तो इसका हो गया जीवाणु और नीले हरे शैवाल। और यहां पर अगर आप देखें तो क्या होगा? जंतु और पादप। जंतु और पादप का मतलब जंतु और पौधे। तो ये क्या है? इसके उदाहरण है। मतलब एक बार इसको फिर से देख लेते हैं बच्चों कि इसमें क्या है। जो है हम लोगों ने देखा पूर्व केंद्रकी और सुकेंद्रकी के बीच अंतर, कि पूर्व केंद्रकी और सुकेंद्रकी में क्या अंतर होता है। तो अंतर जब हम देखे हैं तो यहाँ पर कुछ हमने पैरामीटर निर्धारित किया है जिसके आधार पर हम अंतर बता रहे हैं। तो नंबर 1 पैरामीटर है केंद्रक। तो जैसे कि आपको पता है पूर्व केंद्रकी का नाम ही केंद्रक के आधार पर इनका बंटवारा किया गया है। तो इसमें जो केंद्रक होता है विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता, अनुपस्थित होता है, जबकि सुकेंद्रकी में ये केंद्रक उपस्थित होते हैं। और झिल्ली से घिरे कोशिकांग, मतलब ऐसे कोशिकांग जिनके चारों तरफ एक बाउंड्री पाई जाए, एक मेम्ब्रेन पाई जाए, उन्हें झिल्ली से घिरे कोशिकांग कहा जाता है। और वो जो झिल्ली से घिरे कोशिकांग हैं वह पूर्व केंद्रकी में अनुपस्थित होते हैं और सुकेंद्रकी में उपस्थित होते हैं, जैसे गाल्जी का, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक इत्यादि। और अगला हम लोग देखेंगे बच्चों कि यहाँ पर जो हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, इसलिए इसके बारे में बच्चों जरूर जानिए। क्या क्यों इंपॉर्टेंट है? कि ये जो डीएनए होता है केंद्रक के अंदर, वह डीएनए पतला धागे नुमा संरचना होता है और उसको गुणसूत्र के रूप में बदलने के लिए, मतलब उसकी पैकेजिंग हो जाए, उसकी फोल्डिंग हो जाए, गुणसूत्र के रूप में बदलने के लिए एक विशेष प्रकार के प्रोटीन की जरूरत होती है जिसको हम लोग कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। और यह प्रोटीन जो होती है आपका पूर्व केंद्रकी में अनुपस्थित होती है और सुकेंद्रकी में उपस्थित होती है। और हमारा फोर्थ है राइबोसोम। जो राइबोसोम होता है स्टूडेंट पूर्व केंद्रकी में यह 70S प्रकार का होता है, जबकि सुकेंद्रकी में 80S प्रकार का होता है। उदाहरण जीवाणु, नीले हरे शैवाल, ये पूर्व केंद्रकी के उदाहरण हो गए। जंतु और पादप सुकेंद्रकी के उदाहरण हो गए। अब बच्चों अगर हम चित्र के माध्यम से इनके बीच अंतर देखना चाहें तो उसको भी देख लें, जिससे कि हमको एक आइडिया हो जाएगा, एक अनुमान हो जाएगा कि पूर्व केंद्रकी और सुकेंद्रकी कोशिकाएं एक दूसरे से किस प्रकार रियली में, मतलब वास्तविक रूप में भिन्न होती हैं। तो इसको आइए हम देखते हैं बच्चों। और
हम साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि दोनों के मूलभूत संरचनाओं में क्या अंतर है, इसको भी हम लोग चर्चा करेंगे। और इसी चित्र को बनाते समय संक्षिप्त में हम लोग ये भी देखेंगे कि कौन सा कोशिकांग का क्या कार्य है। हालांकि इसको हम लोग विस्तार से भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी चित्र के माध्यम से भी थोड़ी चर्चा उसकी करेंगे ताकि चित्र कंठस्थ हो जाए, याद हो जाए। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं जो है। तो सबसे पहले हम लोग एक प्रोकैरियोटिक सेल मतलब बैक्टीरियल सेल का संरचना बनाते हैं बच्चों। बच्चों, किसी भी बैक्टीरिया में आप सबसे बाहर देखेंगे तो या तो एक समान या तो असमान प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी एक परत पाई जाती है, जो या तो एक समान होगी, मतलब ये परत जो आप देख रहे हैं इसकी मोटाई या तो एक समान होगी, ये थिकनेस जो आप देख रहे हैं मोटाई ये या तो एक समान होगी या तो असमान का मतलब होगा कि कहीं पाई जाएगी और कहीं नहीं पाई जाएगी। तो जब ये एक समान होती है तो इसको कहा जाता है कैप्सूल। क्या कहा जाता है? कैप्सिड कहा जाता है। जब एक समान होगी तब एक समान इसकी थिकनेस होगी तब इसको कैप्सिड या कैप्सूल कहा जाता है, इस तरह से। और जब ये मोटाई अलग अलग होगी तो देखिए यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, ये जो मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं ये जगह जगह पर ऐसे मुड़ जाती है, और जब मुड़ जाती है तो इसका नाम भी चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाएगा बच्चों? ये अंदर क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे जनरली मुख्य रूप से अग्रभाग पर ऐसे लंबे लंबे धागे नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, और पूरे शरीर पर चारों तरफ छोटी छोटी हेयर लाइक इस तरह से स्ट्रक्चर मिलते हैं, इस तरह से पाए जाते हैं। तो बच्चों देखिए, मैं एक एक डायग्राम को पहले डिस्कस करता हूं कि क्या है। तो देखिए, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है मतलब पतला धागा नुमा संरचना है, इसको कहते हैं क्या? बोलिए, पक्षमाभ। क्या कहते हैं? पक्षमाभ या फ्लैजिला, इसको कहते हैं पक्षमाभ, या अंग्रेजी में इसी को कहते हैं फ्लैजिला। क्या कहते हैं बच्चों? फ्लैजिला। फ्लैजिला अंग्रेजी में इसी को फ्लैजिला बोलते हैं, और हिंदी में इसे कहते हैं पक्षमाभ। ये पक्षमाभ क्या करता है? ये गतिशीलता प्रदान करता है। गतिशीलता प्रदान करने का मतलब है यह इसको चारों तरफ एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण में गतिशीलता प्रदान करता है, क्योंकि इनमें ये गतिशीलन अंग माने जाते हैं पक्षमाभ। और बच्चों, मैंने आपको कहा कि इसकी अगर ध्यान दीजिएगा, किसी भी जीवाणु के बाहरी सतह पर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी परत पाई जाती है, और वह परत अगर एक समान मोटाई की होगी तो उसको हम कहेंगे संपुट। क्या कहेंगे? संपुट, या कैप्सूल कहते हैं अंग्रेजी में, इसको कहते हैं संपुट या कैप्सिड भी कहा जाता है। संपुट, संपुट का काम क्या है? देखिए, एक एक के बारे में हम जानेंगे, उसका छोटा छोटा काम भी जानते रहेंगे तो हमको याद हो जाएगा ये चित्र। तो देखिए, जो संपुट होता है इसका काम क्या है? बैक्टीरिया की सुरक्षा करना। जैसे अगर बैक्टीरिया मान लीजिए हमारे शरीर में चली गई तो हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा तंत्र होती है उसे मारने का प्रयास करती है। हमारे शरीर में बहुत सारे
पाचक एंजाइम पाया जाए तो उसे नष्ट करने का प्रयास करते हैं। तो बैक्टीरिया के चारों तरफ जब ये संपुट होती है तो इस संपुट के ऊपर उनका प्रभाव नहीं पड़ता है, तो जिससे बैक्टीरिया नष्ट नहीं होती। मतलब इस संपुट का काम क्या है? बैक्टीरिया की सुरक्षा प्रदान करना, एंटीबायोटिक से, एंजाइम से सुरक्षा प्रदान करना, जिससे ये लंबे समय तक जिंदा रहें, बीमारी पैदा कर सके। तो कैप्सूल क्या, संपुट क्या करती है? ये उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। और ये बनी किस चीज की होती है? तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की बनी होती है। और बच्चों आप देख रहे हैं कि बैक्टीरिया के पूरे सतह पर ऐसे बाल नुमा संरचना पाई जा रहे हैं, छोटे छोटे। इनको कहते हैं कसाव। क्या कहते हैं? कसाव। या इसी को कहते हैं सिलिया। हम साथ ही साथ अंग्रेजी भी लिख दे रहे हैं ताकि बच्चों को कोई कंफ्यूजन या परेशानी न हो। हिंदी भी लिखा है बच्चों, और ब्रैकेट में, कोष्टक में उसका अंग्रेजी भी लिख दिया गया है। ठीक है। तो कसाव जो होता है ये क्या होता है? जीवाणु के सतह पर छोटा छोटा पाया जाता है। ये देखिए पश्चिमाप से छोटा होता है, ध्यान दीजिएगा। ये भी धागे नुमा संरचना है, लेकिन ये काफी लंबा लंबा बड़ा होता है। और ये कसाव क्या होता है? ये छोटा छोटा होता है। यहाँ पर ये बात ध्यान देने योग्य है। तो ये जो कसाव होते हैं, जिन्हें हम सिलिया कहते हैं, इनका काम क्या होता है? ये चिपकने में मदद करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए जीवाणु कोशिका हमारे शरीर पर आई तो हमारे बॉडी के सरफेस से, हमारे शरीर के सतह से वो चिपकने का प्रयास करती है, नहीं तो गिर जाएगी। चिपकेगी तभी तो अंदर जाएगी। तो ये चिपकने का प्रयास करती है और चिपकने में मदद करता है कसाव। क्या मदद करता है बच्चों? कसाव। कसाव यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर बच्चों हमको देखना है कसाव का क्या काम है, पता चल गया। और इसके बाद आप ये जो नीली लाइन देख रहे हैं, नीला बॉर्डर, अंदर की लाइन, इसको हम लोग कहते हैं कोशिका झिल्ली, या सेल मेम्ब्रेन, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऐसे भी कह सकते हैं, या इसको हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली, या इसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसी को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो बच्चों जो कोशिका झिल्ली होती है, ये क्या करती है? कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। कोशिका के अंदर जो तरल भरे हुए हैं, जो लिक्विड भरे हुए हैं, जो कोशिकांग पाए जा रहे हैं, उनको क्या करें? एक निश्चित आकार प्रदान करने का कार्य करती है। और बच्चों कोशिका झिल्ली का कार्य केवल आकार प्रदान करना नहीं होता, बल्कि इसका जो प्रकृति होती है वो चयनात्मक अवशोषण की होती है। मतलब सेलेक्टिव परमेबल, सिलेक्शन मतलब चुनाव करना, चयन करना, चयनात्मक। जैसे यह झिल्ली एक ऐसी झिल्ली होती है जो यह चुनाव करती है, ये तय करती है कि कौन सी चीजें बाहर से कोशिका के अंदर आनी चाहिए और कौन सी चीजें कोशिका के अंदर से बाहर जानी चाहिए। मतलब इसको ये पता है कि कोशिका को किसकी जरूरत है और किसको अंदर जाना है, और कोशिका में कौन से अपशिष्ट पदार्थ हैं, हानिकारक पदार्थ हैं, और उनको कब बाहर जाना है। मतलब जो कोशिका झिल्ली होती है ये चयनात्मक जो है होती है, मतलब ये चुनाव करती है, सेलेक्टिव परमेबल होती है कि किस चीज़ों को अंदर जाना चाहिए और किसे बाहर आना चाहिए। ठीक है बच्चों। और ये जो कोशिका झिल्ली होती है ये कहीं कहीं पर क्या होती है कि ऐसे घुमावदार मुड़ जाती है, मुड़ी होती है। तो जहाँ ये मुड़ी होती है वहाँ पर ढेर सारे आपको ऐसे एंजाइम पाए जाएंगे, आप देखेंगे इस तरह से। इस संरचना को हम लोग कहते हैं मीजोसोम। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मीजोसोम। हिंदी में भी इसको हम लोग मीजोसोम ही कहते हैं। मीजोसोम। तो बच्चों जो मीजोसोम होता है इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? यहाँ पर देखा गया है श्वसन में प्रयुक्त होने वाले एंजाइम पाए जाते हैं।
ये जो मीजोसोम है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फोल्डिंग से बना है, इसके सतह पर, भीतरी सतह पर श्वसन में प्रयुक्त होने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। मतलब अगर सुकेंद्रकी कोशिकाओं की हम बात करेंगे तो हम ये एंजाइम माइटोकांड्रिया के अंदर मिलेंगे। तो माइटोकांड्रिया को कहा जाता है ऊर्जा घर, कोशिका का ऊर्जा घर। क्यों? क्योंकि श्वसन के प्रक्रिया के उपरांत ऊर्जा मुक्त होती है और वह ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है। तो माइटोकांड्रिया जो होती है उसके अंदर ऊर्जा बनती भी है और संचित भी होती है, इसीलिए उसे ऊर्जा घर कहा जाता है। तो आप देखें अभी आपने अंतर देखा तो आपने जाना है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोई भी जो है झिल्ली से घिरा ऑर्गेनेल्स इस तरह से नहीं पाया जाता है राइबोसोम को छोड़कर। तो माइटोकांड्रिया भी नहीं पाई जाती है और माइटोकांड्रिया क्या है? ऊर्जा घर है। तो माइटोकांड्रिया ऊर्जा घर है और माइटोकांड्रिया पाई ही नहीं जाती। तो कोई भी सजीव है तो बिना ऊर्जा के तो वो सजीव रह नहीं सकता, क्योंकि उसको कोई भी कार्य करने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। तो ऊर्जा की जब जरूरत पड़ेगी तो कोई ना कोई ऐसा कोशिकांग होना चाहिए जहां ऊर्जा बने। तो ये मीजोसोम होता है जिस पर श्वसन के एंजाइम पाए जाते हैं। मतलब जीवाणु कोशिका या प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का जो मीजोसोम होता है वो सुकेंद्रकी कोशिकाओं के माइटोकांड्रिया के समतुल्य होता है। और ये मीजोसोम जो होता है ये मतलब श्वसन का केंद्र होता है। और इसी मीजोसोम से सटा हुआ जो होता है बैक्टीरिया का, जीवाणु का क्या पाया जाता है? डीएनए, मतलब उनका आनुवंशिक पदार्थ। डीएनए का मतलब है उनका आनुवंशिक पदार्थ जो यहाँ पाया जाता है। और बच्चों इसकी भी अंग्रेजी हम लिख दें ताकि आपको अगर इच्छा करें तो आप अंग्रेजी में भी जान लें इसको। तो बैक्टीरिया का बच्चों जो बैक्टीरिया में क्या होता है? केंद्रक तो पाया नहीं जाता है, लेकिन केंद्रक में पाए जाने वाले पदार्थ मिलते हैं। तो जब केंद्रक झिल्ली से घिरा आवरण युक्त अंग होता है, कोशिकांग होता है, वो यहाँ होता ही नहीं, तो इसको हम केंद्रक नहीं कहते, इसको कहते हैं केंद्रकाव या न्यूक्लियाइड। क्या कहते हैं बच्चों? इसको न्यूक्लियाइड कहा जाता है। न्यूक्लियाइड। अंग्रेजी में न्यूक्लियाइड। और बच्चों न्यूक्लियाइड के बाद आप देखेंगे इसमें राइबोसोम भी पाया जाता है। तो राइबोसोम प्यारे बच्चों जैसे आप 8 लिखते हैं तो 8 लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? एक गोल ऊपर बनाते हैं, एक गोल नीचे बनाते हैं और कह देते हैं 8 हो गया। तो इसी तरह से यहाँ भी होता है, लेकिन राइबोसोम भी एकदम सरल सा संरचना है जिसका कि हम विस्तार से अध्ययन करेंगे जब राइबोसोम के बारे में हम आपको अलग से बताएंगे। लेकिन यहाँ पर हम इसमें कोशिका के अंदर बता रहे हैं। तो देखो बच्चों यहाँ बनाते समय इस बात का ध्यान देना है कि ऊपर वाला गोला तुमको छोटा बनाना है और नीचे वाला गोला बड़ा बनाना है। वो राइबोसोम होता है 8 के आकार का, इस तरह से ऐसे राइबोसोम पाए जाते हैं। और ये जो राइबोसोम होते हैं जो यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, मतलब यहाँ पाए जा रहे हैं, ये राइबोसोम 70 यस प्रकार के होते हैं। आप जानते हैं कैसे होते हैं? 70 यस प्रकार। तो ये 70 यस प्रकार के राइबोसोम मतलब 70, अगर अंग्रेजी में लिखें 70 यस टाइप राइबोसोम। तो ये 70 यस क्या होता है, 80 यस क्या होता है, इसको भी हम लोग जानेंगे। और बच्चों इसमें जो जीवाणु कोशिका होती है इसमें रिक्तिका भी पाई जाती है। तो इसको हम वैक्यूल्स या रिक्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं? रिक्तिका। और इसके अंदर क्या भरा रहता है बच्चों? ये जो होता है इस तरह से कोशिका द्रव्य भरा रहता है। क्या भरा रहता है? कोशिका द्रव्य, या इसी को हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो ये क्या हो गया आपका इसके अंदर भरा हुआ? कोशिका द्रव्य। मतलब
प्लाज्मा। तो ये एक चित्र किसका हो गया? एक जीवाणु कोशिका का। किसका चित्र है? जीवाणु कोशिका का चित्र है, मतलब ये पूर्व केंद्रकी का है। तो देखिए बच्चों, ये क्या है? आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका को आप देख रहे हैं, जो कि एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। इसके क्या होते हैं? बाहरी सतह पर जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की बनी होती है, और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की बनी होती है। अगर वो एक समान मोटाई की होती है तो उसको संपुट या कैप्सिड कहते हैं। ये क्या करती है? जीवाणु कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करती है। किससे सुरक्षा प्रदान करती है? तो विभिन्न तरह के एंजाइम से और एंटीबायोटिक दवाओं से उसे बचाती है। और इसी कैप्सिड के जो अग्रभाग होते हैं उस पर लगा हुआ पतला पतला धागेनुमा संरचना होता है, जिसको पश्चमाभ कहते हैं, फ्लैजिला कहते हैं। यह जीवाणु में प्रचलन अंग के रूप में पाया जाता है, अर्थात जीवाणु कोशिकाओं को एक जगह से दूसरे जगह तक मूव करने में या ले जाने में सहायक होता है। फिर बच्चों, जीवाणु कोशिका के पूरे सतह पर छोटी छोटी बाल नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसको कसाप कहते हैं, सिलिया कहते हैं। ये जीवाणुओं को पोषक के शरीर से या किसी सतह से चिपकने में सहायक होते हैं। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि यहाँ पर कोशिका झिल्ली पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो कि चयनात्मक झिल्ली होती है, मतलब सेलेक्टिव परमेबल होती है। मतलब इस झिल्ली का मुख्य कार्य क्या होता है? एक तो कोशिका को आकार प्रदान करना, और दूसरा इसका एक काम होता है कि ये चयनात्मक झिल्ली होने के कारण ये इस बात का चुनाव करती है कि वो कौन सी चीजें हैं जो कोशिका के अंदर जानी चाहिए, मतलब बाहर से अंदर आनी चाहिए, और वो कौन सी चीजें हैं जो कोशिका के अंदर से बाहर आनी चाहिए। तो मतलब ये जो होती है कोशिका झिल्ली, ये चूज करती है, सेलेक्ट करती है। फिर बच्चों, हम लोगों ने देखा कि इसमें रिक्तिका भी पाई जाती है, और ये भी इस जीवाणु कोशिका को क्या करती है? बायोंसी। बायोंसी का मतलब तैरने में मदद करती है। और ये झिल्ली जो होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कोशिका झिल्ली हम कह रहे थे, ये झिल्ली कहीं कहीं पर ऐसे मुड़ी हुई होती है, और जहाँ पर मुड़ी होती है उसमें विभिन्न तरह के जो है श्वसन में प्रयुक्त होने वाले एंजाइम पाए जाते हैं, और इनका काम होता है श्वसन में सहायता प्रदान करना। तो ये एंजाइम क्या करते हैं? श्वसन में सहायता प्रदान करते हैं। मतलब मीजोसोम जीवाणु कोशिका में वह संरचना होती है जहां श्वसन की प्रक्रिया संपादित होती है। तो जब श्वसन यहाँ होगा तो श्वसन के फलस्वरूप क्या होगा? ऊर्जा का निष्कर्षण होगा। तो इसको हम जो है एक तरह से पूर्व सुकेंद्रकी कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया के समतुल्य संरचना जीवाणु कोशिका में या पूर्व केंद्रकी में मीजोसोम होती है। और इसी से सटा हुआ, इसी से एकदम लगा हुआ जो होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ होता है, जिसे न्यूक्लियाइड कहा जाता है। यह इससे लगा हुआ इसलिए होता है कि इस न्यूक्लियाइड मतलब इस आनुवंशिक पदार्थ को, जैसे मान लीजिए यह जीवाणु कोशिका 1 से 2 कोशिका बनाने जा रही है, तो इस न्यूक्लियाइड को भी तो डबल होना पड़ेगा, जिससे दोनों कोशिकाओं में ये जा सके, डबल होना पड़ेगा। तो क्या होता है बच्चों कि यह अपनी संख्या को डबल जब करती है तो उस समय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यह ऊर्जा की जो कमी होती है, जो आवश्यकता होती है, वो मीजोसोम मतलब जहाँ श्वसन की प्रक्रिया संपादित हो रही है, जहाँ ऊर्जा बन रहा है, तो इससे आसानी से ऊर्जा मिल जाती है, इसलिए इसके पास ही होती है। फिर आप देखें कि जीवाणु कोशिका में क्या होता है, 70 प्रकार का राइबोसोम भी पाया जाता है। तो अब उसके बाद बच्चों आप देखेंगे कि यहाँ पर कोशिका द्रव्य पाए जाते हैं, जिन्हें हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब बच्चों एक हम सुकेंद्रकी कोशिका का भी चित्रण देखेंगे कि सुकेंद्रकी कोशिका कैसी होती है, थोड़ा सा उसको भी हम उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, और हम लोग इसके बीच अंतर भी जान जाएंगे ऐसे।
तो चित्र बनाते समय भी थोड़ा बहुत हम लोग उसका डिस्कस करेंगे, मतलब चर्चा करते रहेंगे, ताकि चित्र में कौन सा अंग क्या है उसके बारे में पूरी तरह से पता लग जाए। तो देखो बच्चों, अगर हम इनकी बात करें तो देखिए आप लोग ये पहचानिएगा कि ये जो सुकेंद्रकी कोशिका है वो किस चीज की है। देखिए बच्चों, ये क्या हो गई, बोलिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब कोशिका झिल्ली। क्या हो गई, कोशिका झिल्ली। ये बाहर क्या हो गया, मध्य पटलिका, मिडिल लेमिला, और मध्य पटलिका मतलब मिडिल लेमिला। डियर स्टूडेंट, आप चित्रों को ध्यान से देखें। इसलिए ध्यान से देखें क्यों, क्योंकि परीक्षाओं में कभी कभी चित्र आ जाता है कि एक सुकेंद्रकी कोशिकाओं का चित्र बनाइए। तो जब चित्र आ जाएगा तो आप कैसे करेंगे, जब बनाने आते रहेगा तब बनाएंगे। तो इसलिए चित्र का भी ध्यान से अवलोकन करें, ताकि चित्र आपको याद हो जाए और समझ में भी आ जाए कि कौन सा कोशिकांग क्या है और उसका कार्य क्या है। तो बच्चों, यहाँ यहाँ सेंटर में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक गोल सा इस तरह से जो है संरचना होती है। बता सकते हैं बच्चों ये क्या होती है, कोशिकाओं के जो है जनरली गोली संरचना, ये क्या है, ये बच्चों कोशिका का केंद्रक है। ध्यान देने वाली बात है, ये क्या है, केंद्रक। और केंद्रक को हमने बीच बीच में खाली क्यों छोड़ दिया बच्चों, तो ये जो झिल्ली होती है, केंद्रक के चारों तरफ का जो आवरण होता है, ये बच्चों पूर्ण नहीं होता है। ये क्या होता है, इसमें ये आवरण में जगह जगह छिद्र होते हैं, जिसे केंद्रक छिद्र कहा जाता है। और इसी छिद्र के माध्यम से कोशिका द्रव्य और केंद्रक के अंदर भरे हुए केंद्रक द्रव्य के मध्य आदान प्रदान बना रहता है। ये धागे नुमा संरचना केंद्र, इसको कहते हैं गुणसूत्र धागे, गुणसूत्री धागे। और इसमें एक ठोस बाल नुमा संरचना होती है, जिसे केंद्रिका कहा जाता है। और बच्चों, इसके अलावा इसमें क्या होगा, कुछ डबल मेम्ब्रेन, दोहरे आवरण से घिरे। देखिए, पूर्व केंद्रकी में आवरण से घिरे कोशिकांग नहीं पाए जाते थे, लेकिन यहाँ दोहरे और एकहरे आवरण से घिरे तमाम तरह के कोशिकांग आपको मिलेंगे। ये क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया बच्चों, जिसमें ये अंगुली की तरह आपको उभार और धसाव दिखाई दे रहा है। ये क्या हो गया बच्चों, ये गाल्जी का हो गया, जिसका कि आप लोगों ने अध्ययन करेंगे, आप लोग अलग से स्पष्ट रूप से अध्ययन करेंगे। और उसके बाद चूंकि इसमें क्या पाया जाता है, एक बहुत ही विशेष तरह का कोशिकांग पाया जाता है, यह भी दोहरे आवरण से घिरा होता है। इसको हम लोग हरित लवक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, हरित लवक। और इसी की मदद से पेड़ पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और बच्चों, इसमें कोशिकांग भी पाए जाते हैं, बहुत सारे कोशिकांग वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं। और ये ऐसे इसमें राइबोसोम भी पाए जाते हैं। और तो देखो बच्चों, अगर इस चित्र को हम लोग नाम दें, इसका लेबल करें, ये कैसे लेबलिंग करेंगे, तो सबसे बाहर जो होती है बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, सेल वॉल। और इसके बीच में जो होती है, इसको कहते हैं मध्य पटलिका, मध्य पटलिका। और अंदर जो होती है उसको कहते हैं कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं बच्चों, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे हम कह रहे थे, कोशिका झिल्ली। और
ये क्या है बच्चों, क्या है, गाल्जिकाय। क्या है, गाल्जिकाय, या इसी को गाल्जी बॉडी कहते हैं। ये क्या है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। और ये क्या है, ऑसियस राइबोसोम। और ये क्या है बच्चों, केंद्रक छिद्र। केंद्रक छिद्र, ये पूरा संरचना क्या है, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, इस संरचना को केंद्रिका। और इसके अंदर केंद्रक द्रव्य भरा रहता है। ये क्या है बच्चों, हरित लवक। ये आपका क्या है, रिक्तिका। रिक्तिका। तो बच्चों यहाँ पर हम एक रफली एक स्केच कर दिए हैं, जो है एक पादप कोशिका का। क्यों हम इसको पादप कोशिका क्यों कहेंगे, किस आधार पर हम पहचान रहे हैं कि यह कोशिका एक पादप कोशिका है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर इस चित्र को हम ध्यान से देखें तो हम क्या पा रहे हैं, इस चित्र में देखने वाली बात है, कुछ ऐसे चीजें हमने यहाँ बनाया है जो केवल पादप कोशिका में पाए। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है नंबर 1 कोशिका भित्ति। नंबर 1 पर हमने क्या लिख दिया, कोशिका भित्ति। तो यहाँ पर बच्चों जो कोशिका भित्ति यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने लेबल कर दिया कोशिका भित्ति। तो जो कोशिका भित्ति होती है यह सेलुलोज की बनी होती है। देखिए कोशिका भित्ति कवकों में भी पाई जाती है, लेकिन वो काइटिन की बनी होती है। और यहाँ जो बनाए हैं हम कोशिका भित्ति जो लिखे हैं वो किसमें, आपका सेलुलोज की बनी होती है। तो ध्यान देना बच्चों, सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है, पादप कोशिका में। और अच्छा ठीक है, आप कहेंगे सर कोशिका भित्ति तो कवक में भी पाई जाती है, हम तो देखकर चित्र नहीं मान लीजिए पहचान पाए कि सेलुलोज की है कि काइटिन की है, तो हम कैसे पता करेंगे कि ये कवक की कोशिका है कि पादप की है। तो दूसरा देखिए आप यहाँ पर लिखा हमने हरित लवक। और बच्चों ये हरित लवक जो होता है ये पादप कोशिका में ही पाया जाता है। आज तक कोई ऐसा कवक ज्ञात नहीं है, अब तक कोई ऐसा कवक ज्ञात नहीं है जिसमें हरित लवक पाया जाता है। तो बच्चों हम आसानी से जान जाएंगे कि कोशिका भित्ति है और हरित लवक भी है, इसका मतलब यह कौन सी कोशिका है, पादप कोशिका है। और तीसरा चीज भी हम जानते हैं, रिक्तिका। रिक्तिका जो होती है बच्चों ये पाए जाने को तो जंतु कोशिकाओं में भी पाई जाती है, परंतु वहाँ बहुत छोटी होती है या नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर काफी विकसित और बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। आप देख रहे हैं कोशिका भित्ति के बाद मध्य पटलिका है। मध्य पटलिका क्या होती है बेटा, ये कोशिका को टाइटनेस प्रोवाइड करती है, मतलब उसको एक जो उसमें जो टाइटनेस होता है इसी मध्य पटलिका के कारण होता है। और जब कोई फल पक जाता है तो ये मध्य पटलिका गल जाती है, और जब गल जाती है तो टाइट से सॉफ्ट हो जाता है, कोमल हो जाता है, दबाने पर दबने लगता है। तो ये मध्य पटलिका। फिर कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली को आप जान ही रहे हैं बच्चों, डियर स्टूडेंट, आप सारे लोग कोशिका झिल्ली के वर्क को समझ रहे हैं और जान रहे हैं कि कोशिका झिल्ली क्या होती है। ये चयनात्मक झिल्ली होती है जो ये निर्धारित करती है कि कोशिका के अंदर किन पदार्थों को अंदर आना है और किसे बाहर जाना है। और देखो बच्चों गाल्जिका है, फिर केंद्रक है जिसके अंदर ठोस केंद्रिका देख रहे हैं। केंद्रक को बच्चों कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है, जो कि इसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ होता है, जिसको कि हम विस्तार से चर्चा करेंगे। केंद्रक जो होता है दोहरे आवरण से घिरा होता है और इसके आवरण के ऊपर छोटे छोटे राइबोसोम लगे होते हैं, और ये आवरण जगह जगह पर खाली होता छिद्र होता है, जिसको केंद्रक छिद्र कहते हैं। इस छिद्र के माध्यम से ये जो इसके अंदर आपका कोशिका द्रव्य भरा है, ये क्या भरा है, कोशिका द्रव्य भरा है। यहाँ पर कोशिका द्रव्य भरा है। इस कोशिका द्रव्य और जो केंद्रक के अंदर भरा हुआ केंद्रक द्रव्य है, इन दोनों के मध्य आदान प्रदान इस छिद्र के माध्यम से ही होता है। और उसके बाद
आप विशेष तरह के कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया को देख रहे हैं जो दोहरे आवरण से घिरा हुआ है और इसके अंदर खुद अपना डीएनए और आरएनए भी होता है और ये किसी कोशिका के अंदर स्वतंत्र रूप से विभाजित भी होता है, इसीलिए इसे अर्ध रूप से स्वायत्तशासी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, कैसे कहा जाता है, इसको हम जब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अलग से बताएंगे तो समझाएंगे बच्चों। तो माइटोकॉन्ड्रिया है जिसे ऊर्जा घर कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर खाना बनता है, ये ऊर्जा घर, क्योंकि यहाँ एटीपी बनती है, मतलब ऊर्जा बनती है और संचित भी होती है। हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर भोजन बनता है, प्रकाश संश्लेषण होता है और भोजन बनता है। और राइबोसोम है 70 यश, जिसे प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहते हैं, ये 80 यश का होता है। जो है पूर्व केंद्रकी में देखें यहाँ पर 70 यश है, लेकिन यहाँ 80 यश का होगा। और बच्चों आप देख रहे हैं इस तरह से आपको इस सामने दोनों कोशिकाएं हैं, एक जीवाणु कोशिका जो पूर्व केंद्र की है और ये एक पादप कोशिका हो गई। क्या हो गई, पादप कोशिका। और ये एक तरह से क्या हो गई, आपकी सुकेंद्र की कोशिका, सुकेंद्र की हो गई। मतलब ये पूर्व केंद्र की है, वो सुकेंद्र की है। तो पादप कोशिका, आप जंतु कोशिका भी देख लेंगे। देखिए जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं रहेगा, रिक्तिका नहीं रहेगी और कोशिका भित्ति नहीं रहेगी, बाकी सारे कोशिकांग रहते हैं उसमें भी। तो आप देखेंगे कि इसमें देखिए झिल्ली से घिरे कोशिकांग पाए जा रहे हैं, इसमें नहीं पाए जा रहे हैं। हरित लवक देख रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया देख रहे हैं, उस तरह की कोई संरचना नहीं मिल रही है। वहाँ केंद्रक देख रहे हैं, एकदम विकसित केंद्रक है, जबकि यहाँ पर ये सब चीजें नहीं मिल रही हैं। तो आपको यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों कि एक चित्र के माध्यम से भी आप स्पष्ट रूप से एक सुकेंद्र की और एक पूर्व केंद्र की कोशिका को देख सकते हैं। जीवाणु कोशिका का चित्र आएगा परीक्षा में, एग्जाम में, आप ये बना दीजिएगा। पादप कोशिका का आएगा तो भी ये बना दीजिएगा। और अगर पूर्व केंद्र की कोशिका पूछेगा तो जीवाणु वाला भी बना सकते हैं, और अगर सुकेंद्र की पूछेगा तो पादप का बना सकते हैं। इसमें बहुत कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। तो बच्चों ये आपने एकदम स्पष्ट रूप से देखा। तो प्यारे बच्चों आज के क्लास में आप लोगों ने क्या देखा कि पूर्व केंद्र की और सुकेंद्र की कोशिकाओं में क्या अंतर होता है, इसको आप लोगों ने जाना। आप लोगों ने उसको लिखित रूप से भी जाना और चित्र के माध्यम से भी समझा। तो मैं ये आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें एकदम स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होंगी। और प्यारे बच्चों मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमारे चैनल माई स्कूल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे इस लेक्चर को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। क्यों, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा कोई भी लेक्चर जैसा ही अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। और बच्चों हर लेक्चर पर आधारित जो होते हैं, जो 10 प्रश्नों का डीपीपी होता है, उसे जरूर हल करें, उसे जरूर सॉल्व करें। इससे क्या होता है कि उस टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं वो सारे प्रश्न आपको आएंगे और एनसीईआरटी का कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा अगर आप पूरा डीपीपी सॉल्व करते आ रहे हैं शुरू से, जो कि आपको ना आए। तो बच्चों इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगली कक्षा में मैं क्या पढ़ाऊंगा, ताकि आप उसके बारे में थोड़ा सा किताब से देख लें, जिससे वो चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आए। तो अगली कक्षा में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि परासरण क्या होता है, विसरण क्या होता है, और इसके साथ साथ अति पराश्रयी विलयन क्या होता है, सम पराश्रयी विलयन क्या होता है, अल्प पराश्रयी विलयन क्या होता है। ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। मतलब अति पराश्रयी विलयन में जब किसी कोशिका को डाल दें तब उस कोशिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सम पराश्रयी विलयन में अगर किसी कोशिका को डाल दें तब उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या अल्प पराश्रयी विलयन में किसी कोशिका को डाल दें तब उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इन सारी बातों का हम लोग अध्ययन और उल्लेख अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। थैंक यू।